हेलो, हाँ। तो ठीक है। तो जीपी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। उसकी रिटर्न रिटर्न वाली प्रैक्टिस करो। एंड बस जीपी में बेसिक यही है कि तुम्हें 4 या 5 प्रॉब्लम्स को प्रायोरिटी वाइज आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम प्रॉब्लम गलत आइडेंटिफाई नहीं कर रहे तुम। और फिर एक सेकेंड, हाँ, मैं यार ये व्हाट्सएप बंद कर देता हूँ, आता रहेंगे वाला। ठीक है। हाँ, तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है और फिर उसका सोल्यूशन कंसाइज वे में देना है, ठीक है। और दूसरी बात, बस टाइम और डिस्टेंस का तुम्हारा कैलकुलेशन एक्यूरेट होना चाहिए। एक्यूरेट एकदम, मतलब जैसे भागने का तेरे को पता है कि 5.5 मिनट के आसपास में बहुत स्लो बंदा 1 किलोमीटर कर लेता है। तो लेट्स जस्ट से कि तू 4.5 मिनट बोल रहा है, 4.5 मिनट बोल रहा है, तो इलॉजिकल नहीं है वो कि मेरा बंदा भाग के 4.5 मिनट में 1 किलोमीटर कर लेगा। अगर अगर मतलब वॉकिंग करके जा रहा है तो 6 या 7 मिनट में 1 किलोमीटर कर लेगा। ऐसे जो दिमाग में रख के जाना, ठीक है, पहले से ही। जीपी हो गया। ओ आई आर लिटरली एफ एट के रीजनिंग की तरह है। 2 दिन पहले, एसएसबी से 2 दिन पहले प्रैक्टिस करने के लिए ओ आई आर ही होती है। मतलब वो आपका एसएसबी है तो लास्ट के 2 दिन में कुछ एक्स्ट्रा मत करो, वो ओ आई आर का सेट प्रिंट करवा लो और बस उसको ट्रेन में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, बस सॉल्व करते रहो, ठीक है। उसके अलावा और कुछ नहीं है। और पी आई क्यू भरने का मैंने बताया, 10 सेट ले लेना, ठीक है। एंड आईओ आईओ पे आता हूँ मैं। आईओ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग कैसे, मैं बताता हूँ। आई क्योंकि इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल पे लिटरली 99% दुनिया जो जाके भी आ जाती है ना, वो भी ये सोचती है कि ये वो वाला काम है, घोड़े खच्चर वाला काम नहीं होता क्या, कि मेरे को पुल चढ़ के आने हैं, मेरे को रस्सी चढ़ के आनी है। तो मैं तुमको बताता हूँ होता क्या है, ठीक है। मैं ड्रॉ करके बताता हूँ, ऐसे नहीं समझोगे तुम। यार एक सेकेंड में पेन लेके आता हूँ। तो अच्छा, पहले मेरे को साहिल तू बता दे, आईओ 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 में कितना ऑब्स्टेकल होते हैं और कैसे कैसे होते हैं, क्या होता है, बता थोड़ा एक बार। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन पब्लिक में अवेलेबल है वो मेरे को एक बार वापस बता दे। बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं पता मुझे अभी यार। जीटीओ के जितने भी जो टास्क है ना आउटडोर वाले, आईओ और ये एचजीटी यार पीजीटी, इसके तुम्हें बारे में मैंने अभी तक कुछ भी नहीं करा। तुम्हें सही में, अगर तुम एसएसबी के लिए सितंबर में है ना, 2-3 महीने पहले तो सितंबर में तुम्हें बेसिक टास्क की इन्फॉर्मेशन तो बाय हैंड पता होनी चाहिए यार, जो बुक में रूल्स होते हैं, ठीक है। तो अच्छी बात नहीं है। तो चलो अवश्मित, आपको पता है तो बताओ। शायद 14। हैं? 14। 14 नहीं, मैं बोल रहा हूँ इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल होते हैं ना, फिजिकल, वो जो 10। वो तो समझ रहे हाँ, तो उनके बारे में क्या रूल्स है पता है? होते तो है लेकिन यार, नंबर ऐसे नहीं होगा क्लियर। मैं ओपनली बोल रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है, मेरे सामने, बट इतनी कम लेवल ऑफ प्रिपरेशन से नहीं होने वाला क्लियर। बी अ लिटिल मोर अटेंटिव, ठीक है। ऐसे मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ जो मतलब लोग पढ़ के जाते हैं उनको नहीं पता होता, और तुम लोगों को पढ़ने वाला ही नहीं पता बेसिक, तो तुम सोच रहे हो। इस चीज़ को अप्रिशिएट वो करे ना जो बंदा जिसको बेसिक वो पता हो। तो खैर चलो, मैं बता ठीक रहा है, हूँ। एक काम करते हैं ना, इसका इसका बाद में कर लेते हैं। आज थोड़ा ले लेते हैं, लेक्चरेट ले लेते हैं और बाकी चीजें ले लेते हैं। लेक्चरेट भी लूंगा मैं, चिंता मत कर। और ये 5 मिनट लगेंगे तो बता देता हूँ मैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, मतलब ये ऐसा नहीं, अब मैं बता दूंगा तो तुम एक बार में ही समझ जाओगे। रॉकेट साइंस नहीं, बट मैं ऐसे बोल रहा हूँ ना कि तुम्हें तुम्हारी साइड से पता होना चाहिए। हम्म, तो वही यही सब चीज़ें बताने में आया हूँ कि एज एन एस्पिरेंट एसएसबी की, पता है, जितनी रिटर्न की कर रहे हो ना तुम, रिटर्न से ज़्यादा हो सकती है एसएसबी की प्रिपरेशन, कम नहीं हो सकती। नोट्स वाइज भी बोल रहा हूँ मैं, नोट्स वाइज भी, रिटर्न नोट्स के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। जो तुमने पॉलिटी के नोट्स बनाए होंगे ना जिस हिसाब से कलर करके, वो सब मैं बताऊंगा अभी कैसे करना है। क्योंकि और अभी मैं बता रहा हूँ कि ये कॉल होने के बाद में ना, जब तुम अगर किसी दोस्त को शेयर कर दोगे जो एस्पिरेंट होगा, वो पता क्या बोलेगा, वो यही बोलेगा, क्योंकि मैंने बहुत गालियाँ खाई हैं मेरे दोस्तों से, वही बोलते हैं अबे इतनी ज़रूरत नहीं होती, तुम्हें चूतिया है और मतलब तू ज़्यादा कर रहा है, और तू मतलब वो है, क्या कहते हैं, मतलब बिना फालतू की मेहनत होती है ना, वो कर रहा है। बट एट द एंड ऑफ द डे, के लिए नोट्स। हाँ, बट मैं मेरी साइड से बोलूँगा कि यू कैन नेवर बी टू मच प्रिपेयर्ड फॉर एसएसबी। ओवर प्रिपेयर तुम हो ही नहीं सकते कभी। तुम्हारे साथ तू कितना भी प्रिपेयर कर लेगा ना, तुम्हारे साथ क्वेश्चन कभी ना कभी ऐसे आएंगे कि तुम उसके लिए प्रिपेयर होगे नहीं। तो चलो मैं आईओ पे आता हूँ अब, ठीक है।
तो बेसिकली जब तू आईओ में जाएगा ना, तो ये दिख रहा है, ये एक ये और एक ये बॉक्स, ठीक है। तो मान लो तुम पूरे जो तुम्हारा ग्रुप होगा ना, 10-12 जितों का ग्रुप होगा, वो एक इस रूम में होगा, ठीक है, एक कॉर्नर में रूम है, ठीक है। इस रूम से निकलते ही ना एक बहुत बड़े ग्राउंड में यू लेवल पे, मेरे साथ ऐसा होता है, आपका लेवल चेंज हो सकता है, कई बार रैंडम भी होता है, मतलब मेरे ऐसे यू लेवल में थे, तो यू लेवल में ऑब्स्टेकल्स होंगे, ठीक है, यहाँ से चालू होंगे, यहाँ से एंड यहाँ से। अब ऑब्स्टेकल्स में क्या होता है, 1 से 10 नंबर होता है, बहुत जल्दी बता रहा हूँ, 1 से 10 नंबर होता है, और जो उनका नंबर होता है ना, उतना ही हार्ड वो ऑब्स्टेकल होता है, मतलब 10 नंबर का ऑब्स्टेकल सबसे हार्ड होगा और सबसे ज़्यादा वेटेज उसकी है, और 1 नंबर का ऑब्स्टेकल सबसे बेकार होगा और उसकी वेटेज नहीं है। तो मैटर नहीं करता 10 में से 8 ऑब्स्टेकल किया आपने, अगर 10 में से 8 हाई नंबर वाले कर लिए सारे, तो नंबर ज़्यादा मिल जाएंगे, और अगर आपने 1 से 8 किया और 9-10 छोड़ दिए, तो 19 नंबर छोड़ दिए सीधे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आपका गोल सिर्फ ये नहीं है कि ऑब्स्टेकल 10 में से कितने करना है, आपका ये भी है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले करना है, ठीक है। अब आप सर्च करना खुद जाके कि एयरफोर्स में एयरफोर्स और आर्मी के ऑब्स्टेकल अलग होते हैं, आर्मी नेवी के सेम होते हैं, आर्मी के ईजी होते हैं बहुत, तो आर्मी के बंदा कर सकता है, एयरफोर्स के मतलब एयरफोर्स वाले हार्ड है, एयरफोर्स वाले बिल्कुल हार्ड है। तो ऑब्स्टेकल में वही फिटनेस ही चाहिए होता है ना, तो मैं वही बता रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि ये धारणा जो बन रखी है कि ओनली फिटनेस चाहिए, अगर ओनली फिटनेस चाहिए होती ना, तो सोल्जर से करवा लेते। ये जो दौड़ होती है, 5 ऑफिसर का काम कभी भी सिंपल फिटनेस का नहीं होगा, ठीक है। तो क्विकली फिजिकल स्टैंडर्ड्स आपके दिमाग में होंगे, घर पे 20 पुशअप बिना रुके कर लेना चाहिए, शोल्डर वाइज, शोल्डर पे, बैक पे नहीं लाना। पुशअप कर रहा होगा ना, तो बी माइंडफुल कि मैं शोल्डर से कर रहा हूँ, शोल्डर से 20 पुशअप कर लेना चाहिए, उतनी स्ट्रॉन्ग शोल्डर होनी चाहिए बंदे की, ठीक है। हंस मत, कर लेना है, टाइम लगेगा मेरे को पता है। हाँ, ये हो गया। बाकी कोर की एक्सरसाइज, एब्स होनी चाहिए, एब्स नहीं होंगी ना, अगर आप एयरफोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा कि टाइगर वाली एब्स हो, एब्स कई बार आपके फैट है, तो हाँ अंदर ही अंदर आपकी कोर की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही, इतने तुम बच्चे नहीं हो, उस पर जाओ, क्या कहते हैं, नेट पे 10 मिनट एब वर्कआउट, मस्त वाला कोई कोर वर्कआउट है ना, एंड वर्कआउट ही तो करते हैं हम पूरे दिन बस। हाँ, तो कंसिस्टेंट हो जाओ। वो कोर की स्ट्रेंथ मेरी कम थी, मतलब मैंने कोर को ओवरलुक कर दिया था, क्योंकि कोर में क्या है, थोड़ा जोर आता है करने में, शोल्डर वोल्डर में तो मजा आ जाता है। तो सिटअप्स क्रंचेस, हाँ, सिटअप्स क्रंचेस जो भी है कंसिस्टेंट, ठीक है। नाउ कमिंग टू द मेन पार्ट, जो कोई नहीं बोलता आईओ के बारे में, ठीक है, और इसके लिए मेरे को करके गाली मिली है मेरे ग्रुप से बोल रहा हूँ मैं, उससे नहीं। तो आईओ में क्या होता है, जैसे मान लो पहला बंदा कर रहा है ना, पहले बंदे के अलावा बता रहा हूँ, सबके साथ क्या होता है, 3 मिनट मिलेंगे तेरे को, ठीक है, 3 मिनट मिलेंगे। तो जब पहले बंदे के, जैसे पहले करने वाले के 2.5 मिनट हो जाएंगे ना, 2 मिनट्स 30 सेकंड, जब 30 सेकंड बच रहे होंगे तेरे आने में, तो ना वो बंदा एक सीटी बजाएगा, जीटीओ, ठीक है। तब तेरे को इस रूम से निकल के, तब तक तू इस रूम से नहीं निकल सकता, बाय द वे, तू ऐसे रूम से निकल के 2:30 से पहले नहीं, हाँ 2:30 से पहले तू देख नहीं सकता ऑब्स्टेकल्स, तेरे को एक बार दिखा देंगे बाय द वे। जैसे सबसे पहले क्या होता है, ब्रीफिंग होती है, मैं तेरे को दिखा रहा हूँ ना, पूरे ग्रुप को वॉक करवाया जाएगा ऑब्स्टेकल पे, ठीक है, और आपको हर ऑब्स्टेकल दिखाया जाएगा, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1 से 10 के, ठीक है। तब आपको क्या करना है, तब आपको मेंटली खुद का वो सोच लेना है, उसी टाइम जब वो चल रहा होगा ना, वो ट्रिप कंप्लीट हो जाएगी आई थिंक 2 या 3 मिनट में, चल के ऐसे बस एक जगह 10-10 सेकंड रुकेगा वो, ठीक है। तो आपको वो ट्रिप जब तक होगी ना ऑब्स्टेकल्स की, उसके एंड तक आपको मेंटली पता होना चाहिए कि मैं कहाँ से जाके चालू करूँगा 3 मिनट में और कहाँ भागूंगा, ठीक है। जो पाथ होता है, पाथ पे बेसिकली। अब मैं बताता हूँ मेरे ग्रुप ने क्या किया था। जैसे मेरा एएफएस भी गुवाहाटी था, तो सबसे नया है और सबसे जो ऐसे रूल फॉलो करता है ना, सबसे स्ट्रिक्ट, लिटरली वहाँ पे बैच वॉश आउट होता है सबके सब, मेरा भी बैच वॉश आउट हुआ था। तो जैसे मान लो मेरे पूरे ग्रुप ने क्या किया था, यहाँ से निकले थे वो, यहाँ से निकलते यहाँ चालू हुआ ना, तो ये नेचुरल पाथ है। 10 में से 9 लोगों ने ये किया था, मेरे अलावा मैं अकेला था जिसने ये पाथ नहीं लिया था। और मैं रीज़न बताता हूँ, जो ये ऑब्स्टेकल्स है ना, वो ऑब्स्टेकल्स स्टार्टिंग में जो अरेंजमेंट है रैंडम होगा उनका, रैंडम होगा, और मतलब इजी टू हार्ड नहीं होगा, इजी टू हार्ड नहीं होगा, मिक्स हो सकता है, बट रिलेटिवली इजी होगा। स्टार्टिंग में बताता हूँ, जैसे क्या था, हमारे था 4, मेरे को आज भी उसका नंबर याद है, 4, 2, 1, 3, फिर उसके बाद में 9, सीधे 9, 4 और 4 1, जैसे इस साइड, मतलब वो थोड़ा सा दिमाग में कैलकुलेट हाँ कर सके। मैं बता रहा हूँ, देखो 4 1 2 3 यहाँ से चालू किया, ठीक है, फिर यहाँ से ये पूरा 9, ये पूरा मंकी क्रॉल था, पूरे इस पे एक ऑब्स्टेकल 9 नंबर का, फिर यहाँ पे 5 8 10
और फिर इधर 4 वापस आ जाएगा, 4 या ऐसा कुछ। तो कहने का मतलब अब दिमाग लगाना, अब मैंने तुमको ये बोला रफ में, तो यहाँ से मतलब अगर मेरे को सबसे शॉर्टेस्ट अमाउंट में ऐसे सोचना है, सबसे ज़्यादा नंबर लेना है, ठीक है, सबसे ज़्यादा नंबर काटने, तो मैं 9 से चालू करूँगा ना। 9 से पहले क्या मैंने बोले थे, 4 1 2 3 छोटे छोटे 3 4 थे, ठीक है। यहाँ से चालू हुआ था 9, फिर 5, फिर 8, फिर 10, फिर 7 और फिर 4, ठीक है। तो ये 5 ऑब्स्टेकल में कितने सारे हाई हाई वाले हो गए, 5 से ऊपर वाले ऑब्स्टेकल, ठीक है। तो तुमको करना ही है कि तुमको ये देखना है कि शॉर्टेस्ट अमाउंट में क्या कहते हैं मेरे को कितने पॉइंट ले सकते हैं, हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट लेगा ना तूने, अगर ये कर दिया तो उसमें दिख रहा है कि इस बंदे में ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी है, ये OLQ में आता है, ठीक है, कि ये बंदा माइंडफुल है। पहली बात तो ये किसी को भी फॉलो नहीं करता पागलों की तरह कि मेरे सारे दोस्त जा रहे तो मैं भी जा रहा हूँ। और आपका ग्रुप आपको अलग होने के लिए गाली पक्का देगा, रेडी रहना है इसके लिए, ठीक है। आपको बोलेंगे कि ओ ये साला अलग ही दिमाग लगा रहा है, ये वो, बहुत गालियाँ खाओगे, तो सुनते रहो, हंसते रहो, उस पर हंसते रहो, बोले हाँ हाँ भाई मैं पागल हूँ करते रहो और चुप रहना, ठीक है। उनको वापस नहीं बोलना कुछ पूरे GTO के टाइम, ठीक है। तो ये बोल रहा हूँ। और जैसे आर्मी सेंटर में क्या हो सकता है कि जैसे मेरा यू था तो आपका हो सकता है जैसे पॉइंट्स में हो, अलग अलग पॉइंट हो, तो इसमें ये भी नहीं करना कि आपको जैसे वापस भागना पड़ रहा है। जैसे मान ले 2 हाई वाले वो हैं, ठीक है, हाई वाले मैं बता जैसे 2 हाई वाले पॉइंट है, ठीक है, उनके बीच में एक छोटा वाला भी आ रहा है, तो कर ले, तेरे रास्ते में ही तो है, ठीक है। और ऐसा भी मत कर कि अगर एक हाई को छोड़ के फिर दूसरा हाई वाला अलग रास्ता छोड़ के आगे गई है, तो तू पूरा रास्ता छोड़ के छोटे वालों को छोड़ के जा रहा है। टाइम वेस्ट मत कर, मतलब तेरा किसी भी वे में टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तेरी पूरी ऑफिसर वाली एबिलिटी उसमें वो वही देख रहा है कि ये बंदा कितनी जल्दी मेंटली मैप बना पा रहा है उस चीज़ का, कि मेरे को ये ऑब्स्टेकल करना है, ये करना है। तो तुमने ये कर दिया ना, IO बेस्ट है, ठीक है। बाकी फिजिकल एबिलिटी सब में होगी, ठीक है, रस्सी वस्सी चढ़ना सब कर लेते हैं, ये दिमाग कोई नहीं लगाएगा, कोई नहीं। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, रिपीटर्स भी नहीं लगाते, ठीक है। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स में आता है कि, और जिस बंदे में होगी भाई वो बंदा करेगा। जिस मतलब क्या होता है कि इनिशिएटिव भी दिखता है इसमें कि तू चाहता है हर टास्क को किल करना, ठीक है। और कई बार GTO में पता है क्या करते हैं आपके ग्रुप वाले, पता है क्या करते हैं, आपको चूतिया बनाने के लिए वैसे बोल देंगे अरे ये टास्क मैटर नहीं करता, मतलब टास्क से पहले या टास्क के बाद में आपको इन्फ्लुएंस करेंगे ये बोल के टास्क मैटर नहीं करता। भाई टास्क मैटर करता है नहीं करता, वो तो जिन्होंने SSB का प्रोसेस बनाया उन पे छोड़ देना, वो डिसाइड करेंगे। तेरा काम क्या है कि हर टास्क में 100% देना अपना तू। और मैं मजाक नहीं कर रहा, लिटरली ये मेरे को ना एक कर्नल साहब के मैं इंटरव्यू देने गया था, मॉक इंटरव्यू, प्रिपरेशन नहीं की थी मैंने मॉक इंटरव्यू दिया था। उन्होंने कहा था कि ना 90% ना चैटर होगी, अपने कान को ब्लॉक करना आपको आना चाहिए, क्योंकि SSB में ना हर दिन 2 बजे ओवर हो जाती चीज़। FCAT में पहले दिन, AFSB में पहले दिन रात को 9-10 बजे हो जाएगी, उसके अलावा 2 बजे ओवर, ठीक है। 2 बजे के बाद में आप पूरे टाइम फ्री रहते हो ना, तो उनसे बात कर करके यही होता है कि अपना कान ब्लॉक करना आना चाहिए। मतलब आप अगर जैसे आपके सामने कोई बेवकूफ़ मिस्टेक कर रहा है, वहाँ उसको करेक्ट मत करो। तू SSB में हेल्प नहीं कर सकता किसी की, मतलब उससे पहले या उसके बाद में हेल्प कर सकता है। उस बंदे का नंबर ले ले, तेरा दिल अच्छा है ना, नंबर ले ले, बाद में हेल्प कर दो। तो समझ गया कि नहीं पॉइंट, है ना। तो IO का ये बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि IO इज नॉट अ प्लेन टेस्ट ऑफ योर फिजिकल कैपेबिलिटी, इट्स अ टेस्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी एंड योर फिजिकल एंड्योरेंस। और फिजिकल एंड्योरेंस आप 10 में से मिनिमम 8 करनी चाहिए। रिपीटर हो तो 10 में से, लाइक आप दोनों ही फ्रेशर हो अभी, तो नंदिनी आ गई, इनका मेरे को नहीं पता है क्या है, बट लड़कियों का थोड़ा सा इजी होता है, लाइक इनके ऑब्स्टेकल इतने हार्ड नहीं होता। अगर कोई लड़की रनिंग वनिंग करती है तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं तुम दोनों को बता रहा हूँ कि ऑर्गेनाइज रहना, और मेंटल मैप जब ब्रीफिंग हो रही होगी ना, ब्रीफिंग चलते चलते वो कर रहा है, मैं बता रहा हूँ अपने दिमाग में रखो, ये वॉक ओवर होती है, मेरे को दिमाग में पता होना चाहिए कि मैं कहाँ जाऊँगा। और क्योंकि क्या हो सकता है ना, हो सकते हो कि आप लकी हो सकते हो कि आपका ग्रुप में बीच में नंबर आता है, 10 में से आप 6 या 7वें नंबर पे हो करने के लिए, तो बहुत लोग गलतियां करेंगे, आप उनसे भी सीख सकते हो, बट आप पहले हुए तो, है ना। तो आप उस पर भी डिपेंड कर रहे हो, प्रोबेबिलिटी पे, ठीक है। तो जो बंदा पहला, अगर आप पहले हो गए तो बहुत ही ट्रिकी होने वाला है, चांस नहीं मिलता, ठीक है। IO डन। IO में बेसिकली मेंटल मैप ऑर्गेनाइज कराना है। तो ये जो नंबरिंग वाला है, ये मतलब कैसे जो सीक्वेंस आप बता रहे हैं, सीक्वेंस रैंडम होगा, मैंने कहा ना रैंडम होगा, तो फिर सबसे ज्यादा क्या
चेस्ट नंबर वाइज होता है कि ऐसे रैंडम? चेस्ट नंबर वाइज भी रैंडम होता है। चेस्ट नंबर जो बनते हैं ना, हाँ, वो तो वो नाम के हिसाब से नहीं बनते, मुझे भी लगता था। नहीं, पहली बार हम गए थे ना, तो हाँ। हम फैब में गए थे, हाँ। तो उसमें स्क्रीनिंग वाले में वो नेम सही बना है। स्क्रीनिंग वाले में हुआ होगा, बट हाँ, स्क्रीनिंग वाले में होता है। सेकंड टाइम नहीं था नेम। हाँ, सेकंड टाइम में जब बचते हैं ना, सेकंड टाइम में फिर बस वो बचता है कि उनमें फिर वो नंबर देख लेते हैं, नंबर का ऑर्डर। सेकंड टाइम स्क्रीनिंग में ही नहीं था। अच्छा। हाँ, ओके। सेम बोल हाँ, में गए थे, तो वही 4-8 थे। मैं वही बोल रहा हूँ कि आप डिपेंड मत करो ना, मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि जो भी सरदर्द असेसर का है ना, वो आप की सोच रहे हो कि नंबर किस हिसाब से सॉर्ट आउट करता है ये आदमी, किस टास्क की हाँ। कितनी वेटेज है। भाई तू असेसर नहीं है ना, तेरा काम है कि तू साफ शर्ट पहन के आ, अच्छे से रह और ओबे कर सारे रूल, और क्या कहते हैं, टास्क कर, ठीक है। तो ये मैं वही बोल रहा हूँ कि ना एसएसबी में जाके होता ये है, आप अगर अंदर घुस गए ना, 80% ऑफ योर टाइम विल बी स्पेंट अपॉन थिंकिंग अपॉन दीज काइंड ऑफ थिंग्स, कि अरे भाई ये मैटर करता है, ये नहीं करता, भाई ये कर जा, वो नहीं। हाँ, तो इनसे मेंटली खुद को ब्लॉक करना आना चाहिए। वो बुद्ध की तरह जो स्ट्रॉन्ग माइंड नहीं होता क्या, कि सुनो चुपचाप, और जो उनको मुंह पे गाली भी नहीं दे सकते, क्योंकि कोऑपरेशन में आता ही है। तो तुम ये भी नहीं बोल सकते अबे तुम सब बेवकूफ हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो उनकी सब बातें सुनो, बस तुम्हें चुप रहना है, तुम्हें ऐड नहीं करना उसमें, ठीक है। तो ये है। और आइए, समझ में आ गया ना? कोई डाउट है? नहीं। नंदिनी अभी बीच में आई थी, अगर आपको कोई डाउट है तो पूरी बात सुनी नहीं। नंदिनी अनम्यूट करके पूछ लो अगर कोई डाउट है तो, वरना फिर हम आगे बढ़ेंगे। नहीं। हाँ, तो आईओ ये है, आईओ तुम्हारा गंदा नहीं होना चाहिए, मतलब आई वांट यू टू हैव द बेस्ट मैप, वो फॉलो कर लो। वो फॉलो करके अगर तेरे 10 में से 8 हो गए तो आई डोंट हैव एनी इश्यूज विद यू। बट अगर तुमने वो नहीं किया और तुम एक गधे की तरह ऐसे जहाँ से रास्ता दे दिया वहाँ से करके जा रहे, तो फिर ठीक है। तो आईओ ये हो गया। लेक्चरेट पे आते हैं नाउ। लेक्चरेट इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि लेक्चरेट की इम्प्रूवमेंट आधी एकदम से भी हो सकती है और आधी लॉन्ग टर्म भी होती है। तो मैं बता देता हूँ क्यों। ये लेक्चरेट है ना, लेक्चरेट के 4-5 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। नोट्स में लिख ले, जैसे भी लिखना है। मैंने तो ये डायग्राम बनाया है, ये दिख रहा है, ये सर्कल वाला, ऐसा बना ले नोट्स में। तो पहला होता है थिंकिंग स्पीड। लिख, मेरा मुंह मत देख, जल्दी लिख। हाँ, पहला होता है थिंकिंग स्पीड, तुम्हारे ब्रेन की। क्योंकि लोगों को लगता है लेक्चरेट इज जस्ट अबाउट प्लेन फ्लुएंसी, कि वो इसको टॉपिक पता है और ये बोल दिया। टॉपिक पता होने वाले भी बेकार करके आते हैं, क्योंकि तीन मिनट के अंदर आपके ब्रेन को टॉपिक डिसाइड करना है 3 में से, और फिर उस टॉपिक पे पूरा लेक्चरेट प्रिपेयर करना है। तो उतनी जल्दी किसी का ब्रेन काम नहीं करता अगर किसी ने प्रैक्टिस नहीं की होता। तो ये चीज़ कोई नहीं बोलता। तो आपकी थिंकिंग स्पीड। सेकंड, बॉडी लैंग्वेज, ये भी कोई नहीं बोलेगा। बॉडी लैंग्वेज के लिए नीचे एक नोट ब्रैकेट में बना लेना, पूरे एसएसबी में तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज 70% होनी चाहिए, मतलब मैटर करती है। पूरे जीटीओ में मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ, पूरे जीटीओ में लिटरली हमारे 2 जीटीओ थे, ठीक है। एक बंदा परमानेंट हमारे पीछे खड़ा था, पीछे, वो ये देखने के लिए कि हम विश्राम में, तो मतलब हम नर्वस हो रहे हैं, तो जैसे ऐसे उंगलियां नहीं होती क्या, जो ये आदत होती है बच्चों की ये करने की। लिटरली तुम जहाँ पे खड़े हो गए ना, सोचो तुम तस से मस नहीं होना चाहिए, तुम्हारे हाथ कुछ भी, बोलना ढंग से, आई कॉन्टैक्ट से बनाना है। तो बॉडी लैंग्वेज लेक्चरेट में तो बिल्कुल मैटर करती है, बाकी पूरे एसएसबी में मैटर करती है। इंटरव्यू में तेरी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है, तू कितने भी अच्छे आंसर दे दे, मैच ही नहीं होंगे। वो बोलेगा कि ये बंदे के आंसर्स नहीं है सही। तो सेकंड हो गया बॉडी लैंग्वेज, लिख लिया। थर्ड हो गया जनरल अवेयरनेस, लिखो। फोर्थ हो गया फ्लुएंसी, योर एबिलिटी टू स्पीक इन इंग्लिश कंफर्टेबली। फ्लुएंसी लिख लिया। और 5 जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से है, ऑर्डर/मैनर ऑफ स्पीकिंग। ऑर्डर ऑफ और ये मैनर ऑफ स्पीकिंग को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये लिख लो पहले तो। तो मैनर ऑफ स्पीकिंग का मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरे पूरे ग्रुप में ऑर्डरली वे में लेक्चरेट ओनली मैंने दिया था। एंड ये मैं किसी और चीज़ के लिए बोलूँ ना बोलूँ,
2-3 चीज़ें हैं जो मैंने बहुत अच्छी की थी। मेरे पूरे क्या कहते हैं, पूरे के पूरे एसएसबी प्रोसेस में जीटीओ सही आता, और जीटीओ में भी सबसे अच्छा मेरा लेक्चरेट गया था। और लेक्चरेट सही जाने का वजह यही थी, ऑर्डर ऑफ स्पीकिंग। मैं ये आपको वापस बता देता हूँ। अगर आप खुद को ऐसे समझा रहे कि मेरी इंग्लिश बुरी है, आप फंबल कर देंगे ना, मैटर नहीं करता। फंबल, मैं बता रहा हूँ, फंबल कर दोगे मैटर नहीं करता, बट अगर आपने ऑर्डरली वे में नहीं बोला है तो सही नहीं है। मतलब तो आपको फिर नेगेटिव पॉइंट्स दूंगा मैं। क्यों? अब मैं बताता हूँ। ये चीज़ पता है कहाँ टाई इन होती है? मैनर ऑफ स्पीकिंग, आपकी पावर ऑफ एक्सप्रेशन और ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, 2 OL की में, ठीक है? तो ये क्या कहते हैं, मिलिट्री का जो कम्युनिकेशन स्टाइल होता है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं है। मिलिट्री का स्टाइल होता है हमेशा बुलेट पॉइंट में, जो आप आंसर राइटिंग करते थे ना अपन, कि ये और फिर 4 बुलेट पॉइंट दो, 1 2 3 4। तो आपको बात वैसे करनी है, ठीक है, पॉइंट के वे में। ये नहीं करनी जैसे ऐसे चल जाता है ना अपना, कि माय फ्रेंड स्पीच की तरह चालू हो जाते हैं। हाँ, रैम। फॉर्मल ना हो। और सबसे लोग फेल पता है क्यों होते हैं? फेल अच्छे जिनको इंग्लिश आती थी, जिनकी जनरल अवेयरनेस अच्छी थी, उनका लेक्चरेट गंदा क्यों जाता है? मैं बताता हूँ। पहली बात तो जब आप बोलने लगते हैं ना, आपको पता ही नहीं 2.5 मिनट कितने ज़्यादा लंबे होते हैं, 2.5-3 मिनट कितने ज़्यादा लंबे होते हैं। आपको लगता है 3 मिनट है, आप बोलने लगोगे ना, 1 मिनट के बाद में ना फट जाएगी आपकी कि मतलब क्या बोलना है। और 2 या 3 लोगों ने क्या किया था, 2 या 3 लोगों के बेचारे में इतना कॉन्फिडेंस की कमी थी, उसने फंबल कर दिया, ठीक है, मान ले मैं फंबल कर दिया, मैं रुक गया, तो पूरा रूम शांत है, वो आदमी उस शांति से आगे बढ़ ही नहीं पाया। मतलब वो 30 सेकंड शांति में रहा, और फिर बाद में उसने बोल दिया थैंक यू। तो 2 या 3 लोगों ने तो पूरा टाइम ही नहीं लिया। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो आपको 2 या 3 टॉपिक मिलेंगे ना, हो सकता है आप उसमें सबसे बेकार वाला टॉपिक ले लो, माई फ्रेंड वाले भी बहुत रिकमेंड हुए हैं, ठीक है, जो ऐसा टॉपिक ले लेता है। बट आपके बोलने का तरीका चेक किया जा रहा होता है कि एज एन ऑफिसर ये कैसे प्रेजेंट करता है चीज़ों को, ठीक है। तो क्या आप टॉपिक पे इतना ध्यान देते हैं ना लोग कि अरे मेरे को तो टॉपिक्स नहीं आते, टॉपिक अच्छा वाला चुनूंगा मैं, यार टॉपिक नहीं हुआ तो मतलब जितनी इनसिक्योरिटी आपको टॉपिक को लेके है ना, उतनी इनसिक्योरिटी आपको इसको लेके होनी चाहिए कि मैं मतलब जो बोल रहा हूँ वो कैसे बोल रहा हूँ। अब ऑर्डर ऑफ मैनर ऑफ स्पीकिंग को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ मैं। इसका तरीका ये होगा, देखो एक रफ बता रहा हूँ कि आपको लेक्चरेट मिला ना, तो आपको बोलना है जेंटलमैन, टॉपिक ऑफ माई लेक्चरेट इज गोइंग टू बी X या स्लैश, एंड देन for 30 seconds you have to display the order. जैसे कि topic of my lecturate is going to be X and the parts that I am going to cover in my lecturate are going to be this. Now उस part की history, present situation, pros and cons, अगर pros and cons बोले तो उसके solution और conclusion, ये 5 या 6 चीज़ें मैंने बोल दी। अगर किसी चीज़ की हिस्ट्री नहीं होगी तो उसकी वो हो सकती है कि वो चीज़ इन्वेंट कैसे हुई। मतलब या तो अगर किसी जनरल अवेयरनेस से करंट के टॉपिक पे कुछ तो होगा, समझ गए ना, या तो किसी ना किसी चीज के प्रो एंड कॉन होने वाले। प्रो एंड कॉन तो लगभग हर चीज के होंगे, ठीक है, फायदे और नफे नुकसान, ठीक है। और हिस्ट्री नहीं होगी तो बैकग्राउंड होगा कि लाइक वो चीज बनी कैसे, क्या नहीं बनी। एंड मैं फिर से बता रहा हूँ, एग्जैक्टली आपको ऐसे कोई ज्ञाता होने की जरूरत नहीं है कि मतलब मुझे सब कुछ पता होना चाहिए। आप ना रफ चीजें भी यूज कर सकते हो। अब लोग आने लग गए 12 बजे, तो क्या कहते हैं, जो नए लोग आए हैं अभी मतलब लेक्चरेट का चालू किया है, इतना टाइम नहीं हुआ है, तो इनको नोट शेयर कर देना यार एक बार, ठीक है, किसी ने अच्छे से बनाए हो तो मैं ये बोल रहा था कि लेक्चरेट में आपको पहली बात तो टाइम मतलब बोल, अच्छा हाँ, इसकी ट्रिक ऐसे मेरा नंदिनी हाथ खड़े कर रही है, नंदिनी बोलो, डाउट है कोई? आप ये प्रोसीजर बता रहे हो कोई एसएसबी का? नहीं, मैं प्रोसीजर कहाँ बता रहा हूँ, मैं नहीं मतलब लेक्चर वगैरह ये सब आप 1000 ऐसे से बता रहे हो ना, जीटीओ वगैरह का। हाँ नहीं, वो बता रहे हैं लेक्चर में कैसे क्या करना है। अब मेरे को ये बताने के लिए कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, उससे पहले कॉन्टेक्स्ट के लिए ये तो बताना ही पड़ेगा ना कि लेक्चरेट में हो क्या रहा है। बाकी मैं ऐसे रूल्स नहीं बता रहा किसी को। I mean to ask like after this we are going to do lecturate or नहीं, we are going to do the GD। लेक्चरेट के बारे में मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ बिकॉज so that you guys can use your time effectively tomorrow and deliver a good lecture है। वरना अगर मैं आज तुम्हें कुछ नहीं बताऊँ, कल आप बेकार लेक्चरेट डिलीवर करो और फिर मैं बाद में बताऊँ तो आपका कल का दिन पूरा वेस्ट जाएगा ना।
तो आई वांटेड टू गिव सम पॉइंटर्स ऑन लेक्चर इट सो दैट यू गाइस कैन एग्जीक्यूट इट टुमारो. अंडरस्टूड? या ठीक है, आई थिंक हो गया. हेलो हेलो. आर्टिकल हाँ सॉरी, मेरा नेट चला गया था. ठीक है, तो सर अभी भी आपका ग्लिच ही हो रहा है. अभी आ रहा है सही? हेलो हेलो, अभी आ रहा है ग्लिच के? सही है? सही है, सही है. सही है ना? ठीक है. अभी सही है. तो जो बीच में नए आए हैं वो प्लीज़ अगर कोई डाउट हो बाद में तो साहिल और अवश्मित से पूछ लेना, ठीक है? वो आपको बता देंगे. बाकी आपने कुछ बहुत ज़्यादा मिस नहीं किया. एंड जीडी होगा इसके बाद में. लेक्चर 8 में तुम्हें पॉइंटर्स दे रहा हूँ ताकि तुम कल अच्छे से लेक्चर 8 प्रिपेयर कर पाओ अपना. ओके, सो मैं मैनर ऑफ स्पीकिंग में बोल रहा था कि आपका ये जो मैंने बोला है ना, ये बेसिक्स है कि या तो बैकग्राउंड होगा उस टॉपिक का, बैकग्राउंड, करंट सिचुएशन, प्रो एंड कॉन, और अगर आपने कॉन्स बोले हैं तो उसके सोल्यूशन होने चाहिए, आइडियली होने चाहिए, ठीक है? एंड आई एम श्योर मैंने पता क्या किया था कि आप ये ट्रिक्स ही है कि मतलब आप जब ये बोलोगे ना, जेंटलमैन मैं द टॉपिक ऑफ माई लेक्चर इज गोइंग टू बी एक्स एंड द सब टॉपिक्स दैट आई एम गोइंग टू कवर आर इट्स हिस्ट्री, प्रेजेंट सिचुएशन, प्रोज एंड कॉन्स, सोल्यूशन एंड कंक्लूजन. आपने ये 5 चीज़ें जब ऐसा थोड़ा सा बोल दिया ना, अभी मैं जल्दी बोल रहा हूँ, ये चीज़ बोल के आप 30 सेकंड खा सकते हो, पता है? मतलब अगर आप इनसिक्योर हो ना कि आपको टॉपिक पे कम पता है और मेरे को 3 मिनट पूरे बोलने हैं, 3 मिनट में से 30 सेकंड इसी चीज़ में जा सकते हैं अगर आप धीरे धीरे केडेंस में बोलो. अभी तो मैं आप लोगों के सामने इसलिए जल्दी बोल रहा हूँ, ठीक है? 30 सेकंड चले गए, बोलना आपको बस उसमें तो कितना मतलब फिर 2 मिनट ही बोलना है तो एटलीस्ट. और 2 मिनट में फिर जब तक आप ये, और होगा क्या कि ये चीज़ एग्जीक्यूट करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना कि क्या कहते हैं, हो सकता है कि आप मान लो प्रो एंड कॉन पे हो, प्रोस पे हो और वो 2.5 मिनट वाली बेल बज जाती है कि यू हैव 30 सेकंड्स टू कंक्लूड. फिर आपको एकदम से 30 सेकंड में आपकी मेंटल, यही वापस आपकी मेंटल पावर आती है, थिंकिंग स्पीड. तो आपकी थिंकिंग स्पीड अगर अच्छी होगी ना तो आप 30 सेकंड में बचा हुआ जो पॉइंट कंक्लूजन का कॉमन होगा वो भी आप बोल सकते हो, सोल्यूशन भी बोल सकते हो और कंक्लूड भी कर सकते हो जल्दी. कि ऐसे बोल सकते हो, ओके जेंटलमैन, सो फॉर द फाइनल कंक्लूजन आई वुड लाइक टू से 5 सेकंड में ये बोलो और फिर जल्दी से जो आपका पॉइंट मिस हो गया था जो इंपॉर्टेंट है वो बोल के ख़त्म कर दो, ठीक है? तो मैं यही बोल रहा हूँ, ये हर चीज़ का मिक्स है कि मतलब हर चीज़ का मिक्स है एंड कोई भी चीज़ में बेकार नहीं हो सकती. बट लेक्चर 8 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस लोग जनरल अवेयरनेस को देते हैं. जनरल अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, बट आपका ये जो ऑर्डरली वे ऑफ स्पीकिंग और थिंकिंग स्पीड है दैट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट. तो ये था मेरे को बताना था आप लोगों को. एंड प्लीज़ जब आप घर पे, क्योंकि कल का सिर्फ सेशन ऐसा होगा नहीं कि लाइक क्या कहते हैं, लेक्चर 8 सिर्फ आपको कल करना है, आप घर पे भी प्रिपेयर कर रहे होगे. तो वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग एट होम एंड प्रैक्टिसिंग इन द मिरर और एनीथिंग, प्लीज़ अपनी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए कि आप खड़े खड़े अपने हाथ वाथ तो नहीं हिला रहे और मतलब पैर वैर तो नहीं हिला रहे. कुछ ना कुछ सबका कुछ वियर्ड होता है, ठीक है? तो GTO में पूरे टास्क में एक बंदा, लिटरली एक बंदे की जॉब होगी कि आपकी बॉडी लैंग्वेज देख रहा होगा वो. तो यहाँ पे अगर कोई रिपीटर होगा तो वो बिल्कुल क्या कहते हैं, मेरी बात से सहमत हो सकता है. एंड क्या कहते हैं, यही है कि बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दो. एंड फॉर जनरल अवेयरनेस, जो जनरल अवेयरनेस ऐसी चीज़ है जिसके लिए मैं मानता हूँ कि आपको बढ़ाने में टाइम लगेगा. लाइक मतलब ये 5-10 दिन में नहीं बढ़ सकती, इट्स अ हैबिट, ठीक है? तो इसके लिए मैं एक्चुअल चीज़ बता रहा हूँ. एक तो द हिंदू पढ़ना चालू कर दो, स्पेसिफिकली द हिंदू के जो क्लासीफाइड्स है ना, क्लासीफाइड नहीं सॉरी, एडिटोरियल वो कॉलम्स आते हैं ना जो हर रोज़. तो और द हिंदू में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप बस अपनी साइड से 1 महीना द हिंदू पढ़ो और फिर किसी और पेपर का ना उठा के देखना आप जो लेवल आता है, फिर आपको राइटिंग के लेवल में पता लग जाएगा. मतलब जो द हिंदू के कॉलम्स का जो लेवल है ना इंग्लिश में और टॉपिक्स की रिचनेस में, वो लेवल नहीं है. मतलब बाकी पेपर में महीने में अगर 5 बार 30 में से 5 दिन अगर अच्छे टॉपिक्स आते हैं पढ़ने लायक, द हिंदू में
30 में से 20 दिन आते होंगे, ये वाली बात बता रहा हूँ मैं। एंड पॉलिटिक्स वगैरह होती है कि मतलब पॉलिटिक्स वाले कॉलम मैं भी साइड कर देता हूँ। अवश्य कुछ बोलना है क्या? हाँ भैया, वो आपका ऑडियो और वीडियो दोनों सिंक नहीं हो पा रहा है। सिंक नहीं हो रहा? शायद मेरे में हो रहा है या सबके नहीं, में नहीं। ऐसा हो रहा है। साहिल सही आ रही है क्या मेरी ऑडियो वीडियो? नहीं, सही आ रहा है, एकदम सही आ तो रहा है। ये सही आ रहा है। हाँ आपका सही आ रहा है। ठीक है, तो मैं किस पॉइंट पे था? वापस बोलना अदिति। सर वो हिंदू general awareness, हिंदू अवेयरनेस है ना, हिंदू। तो हिंदू का मैं तुमको अगर किसी को पेपर चाहिए तो लाइक मैं अभी दिखा देता हूँ, बात के लिए छोड़ो। टेलीग्राम पे ग्रुप है, ठीक है, ये देख लो। ये इंग्लिश न्यूज़पेपर, ये दिख रहा है किसी को कैमरे में? पढ़ने में आ रहा है ये? 1 सेकेंड। मैं स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा। इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पीडीएफ। हाँ, ये सर्च करो, इस पे रोज द हिंदू आता है। तो अगर आप पीडीएफ नहीं पढ़ रहे हैं तो अब इतने अमीर है तो बिल्कुल वो 10-15 रुपए का एक पेपर आता है, आप घर पे भी मंगा सकते हैं। ना हाँ, बाकी गरीब तो बाकी सारे नॉर्मल गरीबों के लिए ठीक है, लिंक शेयर कर देंगे सर हम आपके लिए। बाकी दूसरी पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा बिकॉज देखो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, बिल्कुल आप लोग ना कॉल पे, मैंने ये स्टार्टिंग में इन लोगों को कहा था जब मैं स्टार्ट कर रहा था, ये सब चीज़ें पढ़ के ना आप किसी और से बात करेंगे, अगर ये चीज़ नोट्स बताएंगे आप, तो आपको पक्का लोग ये बोल सकते हैं कि अरे ये ना फालतू की चीज़ें हैं, मतलब आप ज़्यादा प्रिपेयर करो, इतनी ज़रूरत नहीं होती। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यू कैन नेवर बी ओवर प्रिपेयर्ड फॉर एसएसबी। बाकी अगर आपको लगता है कि आप कम में कर सकते हैं देन यू आर फ्री टू गो। मतलब कहने का मतलब टेक दिस एडवाइस अकॉर्डिंग टू यू, कि अगर किसी बंदे में कॉन्फिडेंस है कि मैं जियो पॉलिटिक्स भी जानता हूँ, सब जानता हूँ, कर लूँगा मैं, तो आपको ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि जनरल अवेयरनेस में बेटर कर सकता हूँ तो बिल्कुल ठीक है। सॉरी। तो बाकी सेकंड पॉइंट में बोलना चाहूँगा बुक्स का। बुक रीडिंग अगर किसी की हॉबी नहीं है ना यहाँ पे, तो डूब मरो तुम लोग। मतलब मैं बता नहीं सकता कि ऑफिसर कैडर के लिए रीडिंग बुक्स कितनी, मतलब तुम लोगों को पता है। और बिकॉज रीडिंग इज़ जेन्युइनली वन ऑफ माई हॉबीज, सो कई लोगों के लिए मेरे को ऐसा लगता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि रीडिंग बुक से एसएसबी मिलेगा मेरे को, मतलब बट तुम जब 1-2 महीना चालू कर दोगे ना रोज़ पढ़ना, तुम्हें पता लगेगा कि एसएसबी तो क्या पूरी ज़िंदगी का मतलब वो है, ये कि चीट कोड टाइप है, कि बुक्स जो बंदा रोज़ पढ़ता है ना वो रोज़ सीख रहा है कुछ ना कुछ। और अच्छी बुक्स पढ़ो, ठीक है। तो नाउ टाइंग दिस पॉइंट ऑफ रीडिंग बुक्स टू द एक्चुअल एसएसबी प्रिपरेशन ऑफ जनरल अवेयरनेस, आप में से जिसकी भी एसएसबी प्रिपरेशन मतलब डेट्स किसकी की आ गई हैं, मतलब हाथ खड़े करो जिसको पता है कि मेरी किसी की डेट आ रही है एसएसबी की। कौन कौन है? ऋषि, साहिल, और किसी को अभी एसएसबी डेट नहीं है? ठीक है, नहीं है बस अभी। ईमेल आना स्टार्ट हुए कि वेट करो। कि कौन सी उसके लिए, एयरफोर्स या आर्मी या नेवी? आर्मी ओटीएल। आर्मी ना। तो मैं ये बोलूँगा कि जिसके लिए आप जा रहे हैं, जैसे मैं एयरफोर्स के लिए जा रहा हूँ, मेरा एग्जांपल देता हूँ, आप आर्मी के लिए जा रही हैं अदिति, है ना। तो आर्मी के लिए जा रहे हैं तो आर्मी पे आपको 2 अच्छी बुक्स पढ़नी है जो आर्मी की प्रॉब्लम्स बता रहे हैं। ये नहीं जो आपको ऐसे ये टेलीग्राम पे ग्रुप्स में मिल जाएगा ना, इंडियाज़ फियरलेस, वो नहीं बोल रहा मैं, वो मोटिवेशनल बुक्स हैं, ठीक है। वो आप स्टोरी पढ़ के खुश हो जाओगे, हाँ वीर सोल्जर्स। आप वीर नहीं हो ना, उन्होंने तो अपना काम कर दिया जिन्होंने वीर चक्र लेना था। आपने वो इंडिया फेयरलेस पढ़ के कुछ एक्चुअल किया नहीं। तो बहुत ऑफिसर्स की अच्छे आपको वो मिल जाएंगे, क्या कहते हैं, बुक्स जिसमें वो एक्चुअल प्रॉब्लम्स बता रहे हैं। आर्मी में क्या प्रॉब्लम्स है, एयरफोर्स में क्या प्रॉब्लम्स है, हमने किस वॉर से क्या सीखा। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, 1 सेकंड रुको, मेरे पास अभी ही पढ़ा है, ये देखो, मैं एयरफोर्स के लिए जा रहा हूँ तो अभी ये पढ़ रहा हूँ मैं। एयरफोर्स वाले ये कॉपी कर लो, ऐसा कैसा। ये बुक जिस बंदे ने लिखी है, मतलब मैं उसको सैल्यूट है मेरा। ये अकेली बुक आपने पढ़ ली ना, आपको एयरफोर्स की सारी ऑर्गेनाइजेशनल मिस्टेक्स पता लग जाएगी। इंटरव्यू में अगर आपको पूछ लेना कि क्या गलती की है, तो 1 सेकंड, कोई फिर से ज्वाइन करना चाह रहा है। ठीक है, तो एक एयरफोर्स के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है, ठीक है। और एक दूसरी बुक है, मेरे को उसका नाम याद आएगा, मैं बता दूंगा। आई थिंक उसका नाम है रीऑर्गेनाइजिंग द एयरफोर्स फॉर फ्यूचर, ऐसा कुछ। 1 सेकंड, अभी मेरे पास वो कॉपी नहीं है, ठीक है।
बट कहने का मतलब ये बुक्स इतनी अच्छी है कि इनके लिटरली मेरे को बैठ के नोट्स बनाने पड़े ऐसे एक एक पॉइंट पे कि इसने ये लिखा है। एंड आर्मी के लिए अदिति प्रिपेयर कर रही है, आर्मी के लिए मैं बता देता हूँ। एक है बटालियन कमांडर बाय अनिल सेंगर, सर्च कर लो इसको, कर्नल की बुक है वो, कि बटालियन, एक सेकेंड, अनिल सेंगर, ये डेयर टू लीड, एक सेकेंड मैं शेयर कर देता हूँ ये। कहाँ गया ये दिख रहा है सबको? ये दिख रही है? तो आर्मी के लिए ये बुक पढ़ लेना, काफ़ी अच्छी है। एंड आगे के लिए आप एक चीज़ और कर सकते हैं, मैं रिसोर्सेज शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? तो इसी का एक ये भी है कि ऐसे सर्च करोगे तो इंडियन आर्मी की खुद की वेबसाइट पे है, इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे आपको ब्लॉग्स मिल जाएंगे। अभी मेरे को मिल नहीं रहे, एक सेकेंड। ये है ना जॉइन इंडियन आर्मी। अब देखो इसमें आप जा रहे हैं तो इसमें ब्लॉग्स मिल जाने चाहिए, वेटरन्स पब्लिकेशन अच्छी। ये देखो यहाँ पे अब मैं बता रहा हूँ वेबसाइट, जो आप बोलते हो ना कि ये हमारे लेक्चरेट के टॉपिक्स कहाँ से आ रहे हैं, ये कोई ये देख रहा है? नो योर आर्मी में आसपा, मॉडर्नाइजेशन, यूएन मिशन, दिख रहा है ये तुम लोगों को? यस। हाँ, तो जो तुम्हें लगता है ना कि कोई चीज़ बाहर से आ रही है, हर चीज़ रिलेटेड है, तुमने बस रिसोर्सेज नहीं देखे हैं, ठीक है? ऑनर्स अवार्ड तुमको इंटरव्यू में पूछते हैं, ये रहे वो गैलेंट्री अवार्ड जो भी हैं, पब्लिकेशन में आप देख सकते हैं। एंड ये यहाँ पे एक लिंक आएगा जहाँ पे ऑफिसर्स के लिखे हुए ब्लॉग्स होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। मतलब क्या कहते हैं, ये एयरफोर्स के भी होंगे, कर दूंगा भाई, ग्रुप में कर लूँगा। बाकी सर मेरे हिसाब से भाई आपको सर्च भी करना चाहिए, बिकॉज अपनी साइड से थोड़ा इनिशिएटिव लो। मैंने आपको गूगल पे करके बता दिया, एयरफोर्स आर्मी के लिए वेबसाइट सर्च करो, ढूंढो, थोड़ा नहीं मिले तो बताना, बट आप पहले ही सब कुछ सारे लिंक मिल जाएंगे ना, तो पता है आप में से आधे लोग खोलने भी नहीं वाले, प्रॉब्लम यही है। तो क्या कहते हैं, ये हो गया। जिस भी सर्विस के लिए जा रहे हैं 2 अच्छी बुक पढ़ के जाओ, ठीक है? और क्या कहते हैं, बुक नहीं मिले तो वहाँ से पढ़ लेना, क्या कहते हैं, या तो अमेज़ॉन वगैरह से आपको मिल जानी चाहिए, या तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सबकी अपनी ऑफिसर्स की रीडिंग लिस्ट होती है, तो उसमें आप जा सकते हैं। और अगर नेवी का मैं नहीं जानता ऑनेस्टली, बट ये है। तो जनरल अवेयरनेस के लिए हिंदू पढ़ो, ये पढ़ो, और फिर बहुत अच्छी कोई मैगजीन्स आती है डिफेंस की मंथली, तो अगर वो आप एक्सेस कर पा रहे हैं कहीं से PDF वगैरह मिल रही है आपको, आप लकी हैं, तो बिल्कुल कर लो। और दूसरी बात, ये चीज़ रिटर्न करना, जिसका SSB अगर 1 महीने से कम है वो बंदा PDF करे। बाकी सब ये जो लेज़ी लोग हैं, आप लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये चीज़ रिटर्न में नोट्स बनाने हैं आपको इस चीज़ के, ठीक है? इंडिया के सारे नेबर 7+2, तो 7 लैंड और 2 मैरीटाइम, इनके तो वो सारी नेबर्स की हिस्ट्री, और फिर इंडिया के रिलेशन उनके साथ में, फिर जो बड़ी जितनी भी बॉडीज़ हैं, OECD, G20, G7, फिर OIC और OPEC, एटलीस्ट आपको काम पता होना चाहिए सबके, सार्क, SCO, ठीक है? और क्या मिस कर रहा हूँ मैं, EU, NATO, ठीक है? और इससे आपके बन जाएंगे 20-30 पेज के नोट्स, ठीक है? तो ये तो हो गए स्टैटिक अफेयर्स हो गए, ये चेंज नहीं होंगे। और इसके साथ में फिर क्या करना, हिंदू रोज़ पढ़ के, हिंदू में पक्का आपको कुछ ऐसी अच्छे क्लासीफाइड्स मिलेंगे जो आपको, जिनके रिटर्न नोट्स बनाने चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, रिसेंटली जब मैं प्रिपेयर कर रहा था अपने जनवरी वाले SSB के लिए, तब रोज़ वो चलता था, जो क्या कहते हैं, जजेस और ये जो लॉ मिनिस्टर है ना, इनकी लड़ाई चलती थी कि मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस इलेक्ट हो रहे हैं, उसके लिए सरकार बिल ले आई थी, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने लीगल बता दिया था आर्टिकल 32 के अंदर, जो बोलता है कि मतलब बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के अगर फ्रेमवर्क के साथ में हानि हो रही हो तो सुप्रीम कोर्ट उसको वो कर सकता है,
सॉरी आर्टिकल 33 तो रेमेडी है रेमेडी है, फंडामेंट- बेसिक डॉक्ट्राइन जो उसने निकाली थी हाँ सुप्रीम कोर्ट ने। हाँ, तो अब उससे क्वेश्चन निकलते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है। फिर आप लोग बोलोगे कॉलेजियम सिस्टम या लेक्चरेट में कहीं और से आ गया। अगर लड़ाई चल रही है कॉलेजियम सिस्टम पे, तो कॉलेजियम सिस्टम जो बंदा पढ़ रहा होगा उसको पता होगा यार करंट में। तो कोई भी मतलब लेक्चरेट के टॉपिक ना आपको लग सकते हैं कि इलॉजिकल हैं, कभी भी इलॉजिकल होंगे नहीं, वो लोग सोच के ही काम करते हैं अपना, ठीक है। तो कहने का मतलब 20-30 पेज स्टैटिक अफेयर बना के रोज़ ये पेपर में देखना है कि कोई टॉपिक नोट करने लायक है क्या। जैसे अभी मैं एग्जांपल दूँ, अभी बहुत अच्छा वीडियो आया है उस बंदे का। एक तो यूएई और इंडिया का वो हो गया है, क्या कहते हैं, जो हमने अभी दिरहम और रुपी वाली जो सेटलमेंट की है कि अब हम करेंसी यूज़ कर सकते हैं। तो वो एक्चुअल में है क्या, मैं आपको लेमन टर्म में पूछ लूँ कि उससे क्या होगा। डीप में नहीं पता लोगों को, थोड़ा अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। फिर ये हो गया, क्या कहते हैं, अभी एक न्यूज़ आई है कि ट्रांस पैसिफिक इनका वो है, एक ग्रुप है, सॉरी ट्रेड ब्लॉक है, जिसको यूके ने ज्वाइन किया। लाइक इंडिया ने ज्वाइन नहीं कर रखा, यूएसए ने बनाया था उसको, यूएसए हट गया और मतलब ऐसे मलेशिया, ब्रूनेई, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया इन सब ने कर रखा है। तो करता क्या है ये, मतलब ट्रेड ब्लॉक का काम क्या है। तो ये यूसीसी तो काइंड ऑफ थोड़ा सा पॉलिटिकल है, बट हाँ आपको मतलब पता होना चाहिए कि क्यों हो रहा है। सही बात है। कहने का मतलब हिंदू में आप पढ़ेंगे तो थोड़े से नीश टॉपिक्स आएंगे जो काम आते हैं, ठीक है। ऐसी थोड़ी आईएएस वाले 1-1 घंटा विश्लेषण करते हैं यार हिंदू का, और किसी पेपर का क्यों नहीं करते इतना। तो वही है, ठीक है। तो हिंदू पढ़िए इन रोज़ के नोट्स। और मैं बोल रहा हूँ आपको ना वो महसूस होगी कि यार लिखना पड़ रहा है यार, मतलब लिखना पड़ रहा है तो नहीं लिखना मैं। रिटर्न आप करोगे ना, रिटर्न में ही एफर्ट आएगा। ये जो वरना आज के टाइम पे मैं एग्जांपल देता हूँ, लाइव एग्जांपल आप खुद जान लेना। आज के टाइम पे ग्रुप में इतनी पीडीएफ शेयर है, ठीक है, इंडिया यूएस रिलेशन, इंडिया म्यांमार रिलेशन, वो जो 1000 लोगों ने पीडीएफ शेयर कर रखी है, कितने लोगों ने उसको खोल के पढ़ा है, आंसर मिल जाएगा। मैंने भी नहीं पढ़ा, ठीक है। तो मेरे को सबकी वो पता है मेरे को, किसने कितनी पढ़ रखी है, ठीक है। तुम्हें कैमरा ऑन करने की ज़रूरत नहीं, सबको पता है। इसीलिए जो प्रज्ञेश भाई बोल रहे थे ना शेयर कर देना, मैंने कहा खुद सर्च करो, खुद सर्च करोगे, थोड़ा एफर्ट डालोगे ना तो आएगा। अब मैं शेयर कर दूंगा अपना टाइम काट के, आप बोलोगे मैं नहीं पढ़ रहा भाई, बेस को हम बन गए, वो वाली बात है ना। तो थोड़ा एफर्ट डालिए। एंड जीएस जनरल अवेयरनेस आपकी ऐसे बढ़ेगी। कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना लेक्चरेट का ख़त्म है, फिर जीडी चालू करने वाले हम। नहीं ओके, तो जीडी के लिए यही। अदिति कैमरा ऑन कर ले एक बार। जीडी में यही है ना। मेरे अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मेरे को करेक्ट कर देना। पहले 2 टॉपिक दूंगा, 2 में से आपकी चॉइस है, आप लोग डिसाइड करेंगे। उस पर 10 मिनट जीडी होगा, उसमें कंक्लूजन में आना होगा। सेकंड वाला जीडी मैं दूंगा, उस पर यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू रीच एट अ कंक्लूजन, ठीक है। यही है ना। यस, कुछ गलत थोड़ी बोल रहा हूँ मैं, है ना। बस तो फिर अपने कैमरा ऑन कर लो जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मुदित, नंदिनी, श्रेष्ठा, और कौन है यार जीडी में। तो ऋषि भाई फिर आप जीडी में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे अगर आप कैमरा ऑन नहीं कर सकते। देन यू कैन ऑब्जर्व, आई थिंक आप ऑब्जर्व कर लें। Can I talk and give my points? Is this better? ऋषि आप पॉइंट्स दे पाएंगे, बिल्कुल सही बात है, बट मैं ऑनेस्टली बताऊं आपको, आप कैमरा ऑफ करके पॉइंट देंगे ना तो आप जितने बोल्ड होंगे ना, कैमरा ऑन करने में उतने बोल्ड नहीं होंगे, ठीक है। कहने का मतलब आपकी जो कैमरा ऑफ करके परफॉर्मेंस आ रही है ना, आप अगर खुश भी हो जाओगे ये देख के, एंड में वो मैटर नहीं करने वाला, वो मतलब फिर आप टाइम वेस्ट ही करके गए हो, ये बोल रहा हूँ मैं। तो सर मैं 1 मिनट में आती हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वरना मतलब मेरे को कोई शौक नहीं सबकी शक्लें देखने का यार। मतलब मैं आपके उसके लिए बोल रहा हूँ कि आप कैमरा ऑन करोगे ना, थोड़े कॉन्शियस होता है बंदा तो सही बोलता है। और यहाँ पे आप मेरे सामने जितने कॉन्शियस हो ना, 10 गुना ज़्यादा कॉन्शियस आपको वहाँ होना है एक्चुअल जीडी में, जहाँ आपको जीटी को देख रहा होगा। तो वहाँ आप सोचो मैं कैमरा बंद करके बोल दूँ ये वो, ऐसे चलेगा नहीं ना भाई। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जिनको जीडी में पार्टिसिपेट करना है कैमरा ऑन करना पड़ेगा, बाकी लोग आप लोग वो कर सकते हैं ऑब्जर्व, ठीक है। 1 मिनट ही में आ रही है, और तब तक ये टेलीग्राम वाला जो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पीडीएफ है वो सर्च करके आप लोग ऐड कर सकते हैं, अपना टाइम का यूज़ कर लो। वापस दिखा रहा हूँ मैं, ये रहा,
इसमें रोज़ आते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। मुझे तू थोड़ा सा लेट आया था तो सुन लिया था क्या वो जो मैं बता रहा था? अभी मैं 5 मिनट पहले आया था तो मैंने वो चीज़ तो सुन ली थी लेक्चरेट से रिलेटेड। लेक्चरेट वाली ना? हाँ, ये ग्रुप ऐड कर लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो एट द एंड। मतलब मैटर यही करता है। ये जो ये दिख रहे हैं ये 5 पॉइंट्स लेक्चरेट के। हाँ, ये पढ़ने में आ रहा है क्या? नहीं, पढ़ने में नहीं ये आता। उल्टा वाला है ना? हाँ, ये कैमरे में वो है। खैर, तो 5 पॉइंट्स सबने नोट कर लिए थे ना? साहिल, अपने नोट्स को प्लीज़, अपने नोट्स की एक पेज की फ़ोटो लेके व्हाट्सएप में डाल देना प्लीज़, है ना? अभी डाल दूंगा। हाँ, डाल देना ये क्लास होने के बाद में सबके लिए। काफ़ी लोग बीच बीच में आए हैं। ठीक है, तो फिर अपने कैमरे ऑन कर लो यार, तुम बीच बीच में ऑफ कर लेते हो। हाँ हाँ, थोड़ा सा अपना कनेक्शन सही कर लो। थोड़ा सा वॉइस में दिक्कत आ रही है। अब सही है, अब सही। हाँ, बाकी ठीक है। तो मैं इन लोगों को फिर ये लोग जीडी में पार्टिसिपेट करेंगे। ऋषि, प्रज्ञेश, मुदित, अवस्मित, साहिल और अदिति। ठीक है, 6 लोग। तो पहले 2 तुमको जीडी के टॉपिक है। एक है इजी वाला कि इंडिया चाइना रिलेशंस। ठीक है, और इस पे मैं वो नहीं दे रहा कोई प्रॉम्प्ट, ओनली इंडिया चाइना रिलेशंस। एंड इसमें एक प्रॉम्प्ट दे देता हूँ कि इंडिया चाइना रिलेशंस के फ्यूचर पे आपका क्या है, ठीक है, ओपिनियन। एंड क्या कहते हैं, सेकंड दे रहा हूँ मैं, अच्छा, एआई और उसकी इम्प्लीकेशन इन मॉडर्न वॉरफेयर, कि हमारा मॉडर्न वॉरफेयर एआई से कैसे अफेक्ट होगा। तो इन दोनों में से कौन सा चुनते हो ग्रुप, बताओ। दोनों आप लोगों का? सर आप कोई भी दोनों में से कोई भी कर लेंगे हम पहले। मैं मेरे को चूज करना नहीं है। दिस इज अ पार्ट ऑफ योर जीडी। I think we should go with the first one. Yeah, India, China, even I believe that. Okay, you can go with India China. Okay, since most of you agree for India-China relations, so your time starts now. So I believe that India-China relations go very back, going back to the first war between India and China, the Second War for LSE. So India's future relation with China depends mainly upon debate and dialogue rather than going to a full-scale war or involving any third party into the conflict. We have recently seen that during the ASEAN summit, Chinese minister talked to Dr. S. Jaishankar that we need to improve our relations. So I think that the future of India-China relations are going to be bright. But we also have to see that in the Shanghai Cooperation, there is Indian participation, despite the entire summit being held under the area of Indian Ocean. If they are not even including India in the Indian summit, then how can we say that things are going positive? We have to be positive by any step necessary. If we see the India-China relation, the history of India-China relation, we already had 2 wars with China. But recently, the condition of India-China relation is improving on the basis of external affairs. And if we see the Galwan Valley crash, and between Indian Army and Chinese Army, these things are making it even more tougher. But right now, the Ministry of India is evolving to make the condition better with China. We can clearly see China is still our second most important trading partner, and if we try to cut off from it fully, then how we are going to do? Because we are a developing nation, and if we cut our supply, we are not going to. We are also a very big We consumer. also launched Make in India Setting up is not the solution. for We this have to now. work with them. Given that Chinese products dominate the Indian market in many areas, we have to work with them. In a way, India can also grow. Indian markets can also grow with Indian suppliers. So I believe collaborative work is needed. And even China dominating the Middle East country also. I would also like to say that recently our External Affairs Minister S. Jaishankar has also quoted that Indian-China relations are now mostly based on the economic perspectives, and we should also keep other community interest aside and focus on the interest of whole India based on economic perspective And only. I want to say that the Atal Bihari Vajpayee Ma'am, you are not audible.
but we cannot ever change our neighbors. So it is going to be a very tough relation with China, but we can definitely improve it We can with solve the help with of diplomacy. diplomatic talks. If we look Yes. back at the history, the Panchshir Agreement and other agreements have pushed India's relation to a positive plus point. So if further debates are held in a positive manner from the economic perspective, I believe that India can also have a strong relationship where India can be the leading partner. As we are But seeing in India- Sri Lanka, many Chinese firms are taking over construction of Sri Lankan territory, which can affect or even put India in a kind of threat-like situation against Chinese aggression. Yes, We have Aditi, to but be I would increase like more to add concern that about security against China. the economic times have said that the current level of China, India will able to compete with the China by 2030. So it still will require 5 to 6 years of time to compete with the China because he is a globally manufacturer of various things and he is But we are economically now tied. also make in India, so As we have said that China is the global manufacturing of many things, we are also aware of the fact that it is one of the biggest superpowers in the world in current times. And also, for example, if we take the important materials, important elements like gallium and indium, which are being refined and being extracted and exported out of China, which is in heavily used by India. And currently, we are not able to produce it indigenously. Therefore, we are very much Also, dependent I on believe China. that currently China is on the race to become the next superpower, which is uncompeted. So I believe that India's diplomatic relations with all of these world powers will actually help India in preventing any aggression towards it in any future. India is also competing China in various areas. Like we have seen that in Pacific Island nations, India provided support, and in African countries, India is also contributing. But in the same time, but we also have a trade. relations with China, as we can see that sometime earlier, major general level talks are held near LOC so that our relations can be improved, and that we need to be. In many But China aspects, is also China is studying in leading Indian ahead ocean, of so we India. so we We see also the have. blue economic sea of perils. In many aspects, China is leading ahead of India. And if we need to compete with China, then definitely we have to improve our diplomatic talks with the China. Adding to the Yeah, point, I would like maybe to also say that the current border dispute between both the countries can only be solved with diplomatic ties only. As we are aware of the fact that before the rule of Mao Zedong in 1950s, there were good relations between India and China, not many border issues between them. But after the harsh rule of Zedong after 1950s, we have encountered many disputes, say it in Arunachal Pradesh, in Ladakh, and in Tibet region also. So the So the time of your group is going to be up now. For the last 1 minute, I need you to come to a conclusion. You are not audible. Hello. I have a doubt. Do we have to give a conclusion in GD? Yeah, I'm not sure that. If your group is unable to reach a conclusion in the first GD, then it's your problem. But yes, you are expected to reach a conclusion in the first GD. So 1 minute to come at a conclusion if you guys can. Otherwise, So friends, concluded like that, most of us have said that India will definitely compete with the China only through the diplomatic talks. And I hope you all are agree with me. Understanding Only the for a China diplomatic with goal, but we Pakistan can as well also- as India and Pakistan, we need to set up a proper dialogue. Economically, So both countries' bilateral talks are not affected by any third-party intervention. exported very much if we cut off from China economically. So we need to develop relations with China. We can't cut off China economically because Remove the Cutting trade. off China economically is practically a negative standpoint. okay. So I'm you agree guys, with Aditi. okay, you guys can stop. So do you want me to go on to the second GD and then give you pointers that what you did right, Yes, what I you did wrong? believe that we can finish both GDs and then move to the Okay. So I think the second GD मैं आप लोगों को बताऊंगा एंड मैं टॉपिक बता रहा हूँ एक सेकंड मैंने खोल रखा था ओके सो Sir, I think it would be better if you will give the leads so we can discuss more thoroughly. डिस्कस कर सकते हैं बट आई थिंक मैं बता दूंगा देन नंदिनी आपकी No, बैटरी leads, I mean कि कौन सी 3 leads को follow करना है जैसा ओरिजिनल GD में होता है हाँ वो कह रहा हूँ मैं अगर आप
हाँ बट सेकंड वाले में जो आप बोल रहे 3 लीड्स वाला वो बिल्कुल सही है, बट मैनी टाइम्स जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि पूरा का पूरा आपको वो मिल जाता है, लाइक जैसे इंडिया रशिया रिलेशंस मैं कहूँ, या डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया, कहने का मतलब थोड़े से इजी लेवल ऑफ टॉपिक्स हैं बट दे डोंट हैव 3 लीड्स। एंड क्या कहते हैं, आपका पॉइंट एकदम सही है, वो भी सही है। एंड बट अभी के लिए मैं ये वाले देने वाला हूँ बिकॉज इतना अच्छा क्या कहते हैं जनरल अवेयरनेस का लेवल नहीं है। आप साइड लेना चाहे तो बिल्कुल सही है, और अगली बार से मैं पोल करवा दूंगा कि आपको किस टाइप का टॉपिक चाहिए, मतलब 3 पॉइंटर्स वाला चाहिए या ओपन वाला चाहिए, एंड देन विल डू इट दैट वे, ठीक है। तो अभी के लिए चलो मैं सबको इजी टॉपिक दे रहा हूँ, दिस शुड बी डूएबल बाय एवरीवन। सेकंड टॉपिक ऑफ योर जीडी इज ब्रिक्स। BRICS, let me make it easy for you. BRICS and how is it affecting the hegemony of USA? Okay, so start. So with USA the hegemony for many years, there has been a domination in soft power as well as cultural homogeneity of everything. We can see in movies, in fact in music. USA is a hard dominance. power. BRICS USA counters USA hegemony and brings other countries in the forefront of the global platform. BRICS Also adding to the point of the 5 most developing economies of the world, and they include the nations which have very much manpower and very strong middle class. So it is countering US. It is towards de-dollarization and towards non-binding US relations. Like we can say that sometime earlier that US relations are binding to the whole world. They decide Apart what the from the world. growing middle class, all of these countries have growing militaries, they have growing economies, which act as a strong plus point to counter US hegemony. Yes, and BRICS countries are sharing technologies with each other, and so it will help to grow the nation. Also news that BRICS countries are gonna come for a what you say common currency to export and import. yeah, you have said it. And also the BRICS countries strengthen the global south idea that is emerging this time. The global south has What the about biggest potential China in terms of AI technology as well as growing producers and resources. That is a strong point to bring every country who has been submerged or subdued by the bigger countries to come to the forefront and improve their economies while they were unable to do so under the US hegemony. And we can also see that many countries are willing to join BRICS. Some Middle East countries also, and Pakistan also said that. And also South Asian nations So are BRICS also can include them and can become a very important group in the nation and in the world, and can develop the world not unipolarly but multipolarly. Also, apart Also, from we are aware of the South fact that after the disintegration of Eurasia, the world is more focused on the multilateral perspective also, and therefore BRICS is the best example of the multilateral world. As in 2009, recently we have added 5th country, that is South Africa, in the BRIC nation. It shows, and now also other countries are also keen to getting added in the organization. So by this example, we can see that how it is important for our economic perspective, social perspective, and political perspective as well. Adding one more point, BRICS can also act as a check upon US's hegemony and US's speed towards controlling everything in the world. It can ensure that the USA is not the only power who can dominate the world market, but other countries also have the equal chance and equal right of doing so. US has dominated the world for many years, but now BRICS with many developed nations is now it's a group of nations. they can decide We are what not looking to be very dominant. what needs to focus on, like climate change and many other topics which are in favor of BRICS nations and not in the favor of US. Okay, so I think it's enough. I think I've seen enough. आपका GD यहीं ओवर होता है, and now I'll start सबके लिए जो मैंने देखा, ठीक है। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव। सबने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बट पूरे अगर दोनों GD का मेरे को क्या कहते हैं अगर टोटल करके किसी को विनर बोलना हो तो ऋषि को दूंगा मैं। ऋषि कहाँ है? ऋषि कैमरा ऑन कर अपना। हाँ ऋषि आप ND के लिए कर रहे हो? हाँ भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। योर जनरल अवेयरनेस इज़ वेरी वेरी गुड। जो पॉइंट्स आपने दिए हैं
वो इनमें से किसी ने भी नहीं दिए, ठीक है। कि आप जो जनरल अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं ना, प्लीज़ इनको बताइए क्या कर रहे हैं आप। और वो सिमरत भैया जो पॉइंट्स देते हैं वो मैं राइट कर लेता हूँ नोट्स, एक डेट डाल के सारे नोट्स लिख लेता हूँ, फिर वो रिवाइज करते रहता हूँ। प्लीज़ गाइस लर्न फ्रॉम हिम। ये आपको पता है ऋषि, लेट मी टेल यू वन थिंग, आपको पता है आपका सिलेक्शन डिले हो सकता है बट वो नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर जैसे आपका नहीं हो रहा होगा ना, तो जस्ट कीप दैट इन माइंड कि अभी नहीं है तो कभी ना कभी तो होगा ही। एक तो एनडीए तो आपके पास टाइम भी बहुत है, टाइम से ज़्यादा आप सिंसियर बहुत हो। तो आप राजस्थान से हैं क्या? नहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान के पास में मध्य प्रदेश। वो मेरे को पता है भाई, मध्य प्रदेश इतनी बुरी मेरी ज्योग्राफी नहीं। हाँ, तो कहने का मतलब आप अपनी इंग्लिश पे थोड़ा सा काम करें, बट एक तो एनडीए वालों के लिए इंग्लिश भी मतलब लेवल थोड़े से कम होता है। मतलब आप इंग्लिश भी आपकी बहुत ऐसे बुरी नहीं है, तो इंग्लिश आपकी डिसेंट है, बट आपकी जीएस ये जो जनरल अवेयरनेस है बहुत अच्छी है, एंड इसको और बढ़ाओ, ठीक है। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूँ कैसे, जो मेरे को पॉइंट सुनने थे। सॉरी अदिति आपके लिए मैं बोलूँगा, आपका बोलने का बहुत तरीका अच्छा है, बट यू नीड टू वर्क अपॉन योर जीए। क्योंकि ना मैं बताता हूँ, ये सबके लिए पॉइंट है सुनना। जब आप जीडी में बोल रहे होते हैं ना पॉइंट, तो आपका सेंटेंस सुनते ही मुझे पता लग जाता है कि ये बंदा बोलने के लिए बोल रहा है, ये कुछ जानता है तो बोल रहा है, ये समझ रहे हो आप। मतलब आप सेंटेंस ऐसे सेंटेंस नहीं होते कि आप इंग्लिश बोल के चले गए और आपने कुछ बोला नहीं, वो वाले सेंटेंस नहीं होने चाहिए आपके आइडियली, ठीक है। एंड दूसरी एक और बात कि एक चीज़ को बार बार रिपीट मत करो, एक या दो बार हो सकता है, उस चीज़ पे ऐड करो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, फर्स्ट जीडी में वी नीड टू सॉर्ट इट आउट थ्रू डिप्लोमेसी, कम से कम 5 या 6 बार सुना है मैंने कि वी नीड टू सॉल्व इशूज़ डिप्लोमेटिकली। चलो ठीक है, डिप्लोमेटिकली सॉल्व करने तो डिप्लोमेटिकली के लिए उसमें जाओ ना, लाइक थोड़ा सा डीप में जाओ। जैसे अगर आपको डिप्लोमेसी के बारे में पता होता तो वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी पता है किसी को क्या होती है? हाँ, वो चाइना जो यूज करता है, वो एग्रेसिव डेवलपमेंट। ये देखो, मैं बोल रहा हूँ ऋषि से सीखो। ऋषि के अलावा किसी को नहीं पता कि वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, सर्च करना भी गूगल पे जाके, ये मत छोड़ देना कि मतलब नहीं, ठीक है। गूगल पे जाके देखना वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी क्या होती है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि खुद के नोट्स बनाओ। जो एसएसबी में आप लोग व्हाट्सएप पे पढ़ते हो ना पीडीएफ डाउनलोड करके, ये तरीका नहीं चलने वाला। हैव अ रजिस्टर फॉर एसएसबी एंड जीए वाला देखो। बाकी कई लोगों ने बोलने के लिए बहुत ग्रेव मिस्टेक, हाँ नाइस, और बाकी 2-3 लोगों ने बहुत ग्रेव मिस्टेक की गलत पॉइंट बोल के। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मुदित आपने एक पॉइंट बोला था डिप्लोमेटिकली कि सिंस वी नो कि बिफोर माओ जेडोंग वी डिडंट हैव एनी क्या कहते हैं ट्रबल्ड रिलेशन विद चाइना, ठीक है। आपका पॉइंट आधा सही है आधा गलत है, और आधा गलत बहुत मतलब आपके खिलाफ जाता है। वो कैसे जाता है? माओ जेडोंग से पहले तिब्बत था भाई, तिब्बत जो बोलते हैं हम। माओ जेडोंग जब पावर में आया ना 1958 या 48 जो भी है, लाइक जब कम्युनिस्ट पार्टी इन चाइना पे आ गई थी, उसके बाद तब तक तिब्बत एग्जिस्ट करता था। फिर तिब्बत पे उन्होंने तो जो आप बोले ना हमारे रिलेशन अच्छे थे, उसमें आपने इंग्लिश में बोल दिया वी हैड गुड रिलेशन विद चाइना। हमारे गुड रिलेशन मतलब ठीक थे, और जो एज कंपेयर्ड बोला था। हाँ एज कंपेयर्ड, और मतलब कहने का मतलब माओ जेडोंग ने जब माओ जेडोंग पावर में आया ही नहीं, तब तक सीसीपी बनी ही नहीं ना। सीसीपी बनी नहीं तो हमारे रिलेशन एक्चुअली चालू कब से, मतलब डिफैक्टो चालू तभी होंगे ना जब माओ जेडोंग आएगा, पावर में आएगा। तो उससे पहले हमारे फॉर्मल रिलेशन तब थे ही नहीं, पता है। जैसे आप अभी भी आप जैसे गूगल पे जाना, उस पर ऐसा लिखा होगा कि हमारे फॉर्मल रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करते थे तब तक। मतलब हमने तो दोनों देश साथ में ही आजाद हुए तो हाँ, शायद वो बोला देश लगभग पास में आजाद हुए। मतलब सॉरी टू इंटरप्ट, बट एक्चुअली मैंने बोला था कि मेनली बॉर्डर डिस्प्यूट्स जो थे वो एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो बॉर्डर बोला था। हाँ ठीक है, वो बिल्कुल सही कहा आपने। बॉर्डर डिस्प्यूट एग्जिस्ट इसलिए नहीं करते थे ना क्योंकि पहले तिब्बत था। मतलब जब तक तिब्बत पे अटैक नहीं हुआ तब तक एक तिब्बत सेपरेट कंट्री थी, तो बॉर्डर इशू होंगे उसके साथ ना, जिसके साथ हमारी बॉर्डर होगी, समझ रहे हैं आप। तो तब तक चाइना की बॉर्डर ही नहीं थी हमारे साथ, तब तक तिब्बत एग्जिस्ट करता था। फिर जब तिब्बत का एनेक्सेशन हुआ उसके बाद में है ना, तो कहने का मतलब अब जैसे ये ऋषि करता ना, अगर ऋषि को अलाउड है बिकॉज ही इज यंगर। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि आपके पॉइंट्स में सेमेंटिक्स में भी डाउट नहीं होना चाहिए ना, बस इतना है। बाकी आपने माओ जेडोंग का नाम लिया तो इट शोज में कि आपको हिस्ट्री पता है, मतलब आपने थोड़ा पढ़ रखा है, आपने एफर्ट डाल रखा है। सो जस्ट वर्क अपॉन कि आपकी जो ऐसे मतलब जो थोड़ी छोटी सी एरर हो रही है ना, मतलब कहने का मतलब डाउटफुल एरर के बोलने में वो ना हो बस, ठीक है। मतलब आपको मेक श्योर करना है कि जो आप सोच रहे मन में वो आप एग्जैक्टली उसी चीज़ को कन्वे कर रहे हैं इंग्लिश में, ठीक है। बस ये है।
अदिति ने एक बहुत ही उसके खिलाफ नेगेटिव पॉइंट बोल दिया, ये तो मेरे को बिलीव ही नहीं हुआ। वो सेकंड जीडी में जब ग्लोबल साउथ की बात चल रही थी ब्रिक्स से, पहली बात तो ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ की बात मोदी अकेले अपनी साइड से थोड़ा से कर रहे, क्या कहते हैं, साउथ अफ्रीका वगैरह, रशिया ग्लोबल साउथ में नहीं आता ना। तो मैंने ब्रिक्स ही कहा था ना तुमको, ब्रिक्स हाँ। और टॉप में था। थोड़ा बोलने के चक्कर में गलत हाँ। हो गया, फिर मैंने उसी को खींच दिया। वही बोल रहा हूँ कि बोलने के चक्कर में गलत बोल दोगे तो फिर वो आपके अगेंस्ट जा रहा है ना जीडी में, कि आप ये बोलने के लिए बोल रहे हो। और चलो ये तो मैं नहीं बोल रहा ग्लोबल साउथ में, चलो मैं आपको पॉइंट दे दूं। पता है आपने एक इतना खतरनाक नेगेटिव पॉइंट बोल दिया तो मेरे को बिलीव नहीं हुआ। आपने कहा कि ग्लोबल साउथ इज लीडिंग इन दी AI टेक्नोलॉजी। ग्लोबल साउथ गरीब है, पता है। ग्लोबल साउथ कोई मतलब टेक्नोलॉजी में एक्चुअली वेस्ट लीड कर रहा है। जो यूरोप और जो USA जिनके पास पावर है ना, ये तो पूरा का पूरा नेगेटिव पॉइंट था आपका, कि मतलब ये तो मतलब इसमें आपको मैं बेनिफिट ऑफ डाउट भी नहीं दे सकता हूँ, इसमें तो आप गलत हैं। तो ग्लोबल साउथ कहीं से भी लीड नहीं कर रहा है। ग्लोबल साउथ की डिमांड ही ये है कि हम अभी तक क्या कहते हैं, वर्ल्ड में हमें इग्नोर किया गया है। गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? ग्लोबल साउथ का यही तो एजेंडा है ना कि हम वर्ल्ड में अभी तक, ऋषि? हाँ, ग्लोबल साउथ वही नेशंस हैं जो डिप्लोमेटिकली इंप्रूव नहीं है, ना स्टेबल पॉलिटिक्स नहीं है और टेक्निकली भी डेवलप नहीं है। देखो, तो कहने का मतलब ग्लोबल साउथ को अभी तक पावर नहीं मिल रही है, उनका पॉइंट यही है। तो आपने बोलिए कि AI में बहुत अच्छा कर रहे हैं, AI में कर रहे होते तो पैसा बढ़ रहा है। हाँ, तो ये ध्यान रखना। कहने का मतलब बोलने के टाइम पे ये देना कि आपकी, और ये वही है कि ये GD में आपका तभी होगा जब आपकी जनरल अवेयरनेस बहुत अच्छी होगी, ठीक है। तो इसमें आई थिंक टाइम लगेगा। बाकी मुदित वेरी गुड पॉइंट कि मतलब आप मतलब इन सब में ऋषि के अलावा आप एफर्ट डाल रहे हैं, आपके उसमें दिख रहा है कि नॉलेज में, ठीक है। और अवस्मित भाई, आपको मैं बोलूँगा कि आपने इतना अच्छा पॉइंट दिया, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। और आप में कॉन्फिडेंस नहीं है यार, मैं ऐसे पागल हो गया कि इस आदमी ने इतना धीरे, मतलब मैं मतलब जिस टॉपिक के लिए मैंने कहा था ना, लाइक ब्रिक्स एंड हाउ इट विल इफेक्ट द हेजेमनी ऑफ USA, इसका एक पॉइंट है जिस पे 10 मिनट अकेले वो हो जाता कि डॉलराइजेशन और ब्रिक्स की करेंसी, जो प्लान है गोल्ड बैक करेंसी लाने का। तो ये पॉइंट आपने, ये जब ये लोग ग्लोबल साउथ और ब्रिक्स का वो कि इसमें ये ऐड हुआ, साउथ अफ्रीका, ईरान ऐड होना चाहता है, ये कर रहे थे ना विकिपीडिया वाली बात, आपने धीरे से ये बात बोल दी। अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलते तो पता नहीं आपको ये GD जीतना था, पता है, जीतना इन द सेंस कि लाइक आपको अच्छा करना था, बट आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है। आपने ऐसे धीरे से बोल के खुद चुप भी हो गया कि अरे करेंसी, भाई मेन पॉइंट है वो कि यूएस की हेजेमनी को सबसे खतरनाक तरीके से हम बैलेंस ऐसे तो करेंगे कि डॉलर की यूजेज कम कर दें हम, ठीक है। तो पॉइंट अच्छा था, बट आपने कुछ बोला ही नहीं। और मैं फर्स्ट वाले GD पे आ जाता हूँ। ऋषि, फिर से भाई बहुत अच्छा पॉइंट आपका, क्या कहते हैं, जो आपने पैसिफिक वाला बोला, जो इंडिया पैसिफिक में नेशंस के साथ कर रहा है, वेपन्स वाली डीलिंग वगैरह, वियतनाम के साथ जो कर रहा है, आपने थोड़ा सा पॉइंट ऐड किया था कि हम चाइना को कंटेन करें। साउथ पैसिफिक नेशंस और साउथ अफ्रीका में भी लूज दे रहा है। हाँ, बहुत भाई, मैं बता रहा हूँ, अच्छा लगा मेरे को आपका GA का प्रिपरेशन देख के। आप मतलब इस पे और करते रहो, ठीक है। आपका GD अच्छा गया बहुत। एंड एक गलती आपने भी बहुत गंदी कर दी, ये तो बहुत ज़्यादा ही हो गई थी। आपने कहा था LAC की जगह LOC बोल दिया था अपने एक पॉइंट में, जब फिर वो मुझे बात रियलाइज हुआ, फिर मैंने उसे मतलब पॉइंट में बोल चुका था, वो मैं समझ गया था। हाँ, बट ये गलती वहाँ नहीं करना, ठीक है, ऐसी वाली बड़ी गलती है, तुम्हें पता है। GD का यही तो मतलब है यार कि आप लोग सोचो कि मैं सिली मिस्टेक कर रहा हूँ, सिली मिस्टेक ही हो जाती है। सिली मिस्टेक 5-10 ऐड कर दो, बस हो गया काम। कोई वहाँ पे गेम ही है ना, कोई जानबूझ के मिस्टेक थोड़ी करेगा, सब थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करके जा रहे हैं भाई। तो LOC की जगह LAC बोल दिया। बाकी प्लस पॉइंट्स में नंदिनी अगर चली गई तो मेरे को पता नहीं, नंदिनी ने भी अच्छा किया, बट वही है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द GD वो डिप्लोमेटिक पे ही अटक गई थी। वो एक सेंटेंस बोली थी, वी शुड सॉल्व थ्रू डिप्लोमेसी ना। उसने ये बताया कि डिप्लोमेटिकली कैसे सॉल्व करोगे क्या डिप्लोमेटिकली, कि टॉक्स होल्ड करोगे, ट्रेड बढ़ाओगे, ट्रेड कम करोगे, मतलब मेरे को एक्चुअल पॉइंट्स बताओ ना कैसे करोगे। तो और एक्चुअल पॉइंट्स में और आपके विशी वॉशी गांधी वाले ज्ञान में पता लग जाता है कि इस बंदे में GA की नॉलेज है या ये ऐसी बोल रहा है, ठीक है। और मुदित अगेन मैंने 2 बार आपके लिए प्लस लिख रखा है, कहने का मतलब आपने GD में 2 बार अच्छे पॉइंट्स दिए पहले वाले GD में। तो अब मैंने ये तो नोट नहीं किया सैडली कि कौन से अच्छे पॉइंट्स दिए, बट हाँ मतलब आपका GA का लेवल मतलब मैं बोलूँगा कि 8 out of 10 है। यू जस्ट नीड टू वर्क अपॉन दो स्मॉल थिंग्स, ठीक है। कि आप मतलब यार आपसे एक्सपेक्टेड नहीं ना भाई, आपकी एज कितनी है? 22।
22 ना, तो आपसे एक्सपेक्टेड नहीं ना ब्रो कि आप ऐसी मिस्टेक्स करो। 22 इज़ अ यंग अडल्ट, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाई आई एम टेलिंग यू। बाकी साहिल, आपने भी डिप्लोमेसी का पॉइंट अच्छा दिया था, वही आपकी रोज़ की आदत है, आप चुप हो जाते हो फिर एक चीज़ के बाद में। तो यू नीड टू, पता है ये जीडी की प्रॉब्लम नहीं है आपकी, ये खुद की है कि आपको नरेशन पे काम करो। आप जब कॉन्फिडेंट नहीं होगे तब तक नहीं बोलोगे, ठीक है। तो इसके अलावा मैंने एक पॉइंट बोल दिया, आप इसी पे काम करो, ठीक है। और कुछ आपके लिए ऐड करने के लिए नहीं है। बाकी पॉइंट रिपीट, बाकी एक चीज़ मेरे को देखनी थी, इंडिया चाइना रिलेशन मैंने दिया था, तो इसमें आप में से काफ़ी लोगों ने, काफ़ी क्या सब ने ही सेमीकंडक्टर वाला पॉइंट मिस कर दिया यार, जो आई एम नॉट टू हैप्पी टू सी। मतलब आप में से किसी को तो, क्योंकि अभी अभी ताइवान वाला वो चल भी रहा है कि फॉक्सकॉन ने पुल आउट कर लिया, मतलब न्यूज़ में भी है ये कि एक महीने 10-12 दिन हुए होंगे कि वो जो प्लांट बन रहा था ना गुजरात में सेमीकंडक्टर का, वो कैंसिल, 19.5 बिलियन की डील थी वेदांता के साथ। हाँ, वो डील कैंसिल हो गई। अब देखो, मैंने बोला सबको याद आ गया, तो उससे ये याद है कि मतलब सेमीकंडक्टर की वॉर हो रही है ना इंडिया चाइना, तो इसमें ये पॉइंट आपको देना था कि इंडिया ताइवान के साथ में कोलैबोरेट करके कंटेन कर रहा है। और दूसरा पॉइंट ये था कि मतलब चाइना के पास पूरे वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग जॉब है, तो वो हम धीरे धीरे ले रहे हैं, वो हम धीरे धीरे अट्रैक्ट कर रहे हैं इकोनॉमिकली, और फिर जब हम उतने स्ट्रांग हो जाएंगे तो हम चाइना से लड़ाई भी कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये सेमीकंडक्टर वाला पॉइंट तो आना चाहिए था यार। मतलब ये मतलब आपको कोई पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है सेमीकंडक्टर की इसमें क्या चल रहा है, चिप वाली जो लड़ाई चल रही है, ठीक है। तो ये था। बाकी अदिति को मैंने बोल दिया कि बोलने के लिए मत बोलो, पॉइंट है तो बोलो, ठीक है। वो आपके जीए में दिखेगा किस बंदे को कितना आता है। और ऋषि, अगर आज कोई अवार्ड होता तो बिल्कुल आपको जाता, आपने बहुत अच्छा किया, बट डोंट है। हाँ, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, लेकिन अब मैं हिंदू भी पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। हाँ, स्टार्ट वर्किंग, क्योंकि कमी सब में होती है, ठीक है। एंड आई वुड एडवाइज यू टू बी रेगुलर। आप कंसिस्टेंट रहो, हो सकते हो तो कंसिस्टेंट रहोगे। हाँ, अब रेगुलर करूंगा। अभी थोड़ा मतलब फेल होके आया था पिछली फर्स्ट को। अच्छा, तो वहाँ जलंधर में स्क्रीन आउट कर दिया, तो फिर थोड़ा सा तो स्क्रीन आउट हुआ, तो कहने का मतलब आपकी थोड़ी सी नरेशन में रह गई होगी, थोड़ा नरेशन। ग्रुप डिस्कशन की वजह से हुए थे। ग्रुप डिस्कशन में हुए थे, ग्रुप डिस्कशन में डोमिनेट कर दिया था कि चुप हो गए थे? नहीं, मैं नॉर्मल बोल रहा था, मैं सुन भी रहा था, बोल भी रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों, लेकिन वैसे बंदे हुए जो रेगुलर बोल रहे थे। हाँ, रेगुलर। बट मैं एक बात बोलूँ आपको कि सिर्फ अकेले जीडी के लेवल पे कोई मतलब अंदर बाहर नहीं होता। जैसे 4 चीजें हैं ना, शायद मेरी स्टोरी वैसी होगी, क्योंकि नरेशन तो मेरा अच्छा था, मैंने मतलब नोट किया था नरेशन अच्छा था। तो मतलब वही है कि आपको स्क्रीन पे काम करना पड़ेगा। OIR आप ऐसा कर लो कि 90 से ऊपर आए आपके, तो मतलब पक्के में 90 से ऊपर था, मतलब लगभग 95 था। तो मैंने वही कहा कि आपका डिले हो सकता है, देखो डिले हो सकता है, बाकी काम बिल्कुल करते रहो आप। आप काम अच्छा कर रहे हो ना, एंड कंसिस्टेंट रहना। तो आप और साहिल एक बार मेरे को क्या कहते हैं, मुदित, आप कंसिस्टेंट रहोगे? हाँ, मेरा अभी रिसेंट तो 26 जुलाई को ही है। 26 जुलाई को है, उसके बाद 1। नाइस। जुलाई में कब है, कहाँ है? इलाहाबाद TGC के लिए। ओके, सो